हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज मैं इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करवाने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो रिलेटेड है इलेक्शन से, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना होगा, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और तीसरा हम बात करेंगे स्पीकर्स की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए आती रहे और आपको उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। उससे पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें मेन दो आर्टिकल्स को समझना होगा, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या मैनर होगा उसके बारे में आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 बात करता है कि प्रेसिडेंट इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। यूनियन के पावर के बारे में आर्टिकल 53 और क्या टेन्योर होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप इसे एक चार्ट के फॉर्म में या फिर अपनी लैंग्वेज में बनाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया स्टेट के हेड होते हैं और इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तो ये सबसे पहले हेल्ड किया गया था 1952 के अंदर। अब बात करते हैं क्या सीक्वेंस है एग्जैक्टली, किस तरीके से क्या क्या स्टेप होते हैं इलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करें इलेक्शन के शेड्यूल की बात की जाती है, जिसमें कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी नॉमिनेशन को फाइल करते हैं। नॉमिनेशन को फाइल करते हैं, उसकी काउंटिंग कब होगी, कब वो कंप्लीट होगी, ये सारी चीज़ें जो है सामने आती है। अब ये जो भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, ये कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पावर किससे मिली हुई है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के सेक्शन 4(1) से, यानी कि 4 सब सेक्शन 1 से यह पावर मिली हुई है कि इस तरीके के इलेक्शन करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जब उनका इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर एक ये लाइन जो थी आपको देखने को मिली होगी कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट 15,000 रुपीज़ एंड सबमिट द साइन लिस्ट ऑफ 15 प्रोस्पेक्टर एंड 15 स्कैंडर्स, दैट इज़, यानी कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन में जीतने के लिए 50% से ज़्यादा वोटिंग की ज़रूरत होती है। जैसे ही 50% से ज़्यादा उसको वोटिंग मिल जाती है वो प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। सेकंड स्टेप आता है वोटिंग का, कि वोटिंग किस तरीके से की जाती है। क्या जैसे ही हम एमपी और एमएलएस की, जैसे कि लोग वोट करके जो उन्हें चुनते हैं, क्या इसी तरीके से प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन किए जाते हैं या वोटिंग की जाती है वो इनडायरेक्टली की जाती है।
अगर हम बात करें एमपी और एमएलएस की, तो इनकी वोटिंग डायरेक्टली की जाती है, यानी कि लोग डायरेक्ट जो है वोट डालकर उन्हें जिताते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं? जो इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं, जिन्हें जनता के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें वोट देकर जिताया जाता है, वही आगे वोट करके प्रेसिडेंट को बनाते हैं। अब बात करें इसका वोटिंग का क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से वोट की जाएगी, तो इसके लिए जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसके द्वारा वोटिंग की जाती है। यानी कि जो भी इलेक्टेड एमपीज है, इलेक्टेड एमएलएज हैं, वो जो है इलेक्ट होकर वो वोट देंगे। एमपीज की बात करें, एमपीज की मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो भी इलेक्टेड एमपीज हैं वो, या एमएलएज की बात करें तो जितने भी स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज हैं वो सभी वोट करेंगे। यूटी की बात करें, यूनाइटेड टेरिटरी की बात करें, तो 3 यूनाइटेड टेरिटरी इसमें शामिल की गई है, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करें, हमें यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान में रखना है कि इसमें केवल इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वही प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सकते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उन्हें शामिल नहीं किया जाता। अब बात करें वोटिंग किस तरीके से की जाती है, हाउ इज़ वोटिंग डन, तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर लिखनी है। मेन जो है नींव जो हम किसे कहते हैं वो यही है। जो इनकी वोटिंग का है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा वोटिंग की जाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वोटिंग की जाती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा वोटिंग की जाती है। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है एक तरीके से सीक्रेटली वोट करना, यानी कि अपनी वोट के बारे में किसी को ना बताना, सीक्रेटली वोट कर देना, इसे हम सीक्रेट बैलेट वोट कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो वोट वैल्यू होती है वो एमपी और एमएलएज की वो डिसाइड की जाती है जनरल पब्लिक के बेसिस पर, यानी कि जनता पर, कितनी जनता है किसी एरिए की, उस पर जो है वोट वैल्यू डिसाइड की जाती है। अब हम समझते हैं वोट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। वोट वैल्यू की बात करें, एक एमएलए की वोट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, कितनी है किसी स्टेट की, अपॉन नंबर ऑफ एमएलएज कितने हैं और उन्हें डिवाइड कर देना है 1000 से, तो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से हमें एमपीज़ की वोट वैल्यू जो है निकालनी होती है, क्योंकि वोट वैल्यू पर ही जो है इलेक्शन जो है जीते जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एक एमपी की वोट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स प्लस डिवाइडेड में जो भी असाइन एमएलएज हैं इनटू उन्हें उसके बाद डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ हैं उनसे, तो एक एमपी की वोट वैल्यू निकल आएगी। बात करें यूपी की, तो यूपी की मैक्सिमम वोट वैल्यू 288 है, और बात करें सिक्किम की तो उसकी शायद 7 है मैक्सिमम वोट वैल्यू, काफ़ी कम है। अब जो ये बैलेट में वोटिंग होती है ये इस तरीके से होती है, जैसे कि ये बैलेट पेपर की तरह मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें यानी कि जो भी एज एन प्रेसिडेंट नियुक्त होने चाहते हैं उनका यहाँ पर इस तरीके से नाम दिया होगा और यहाँ पर कुछ कॉलम होंगे, यानी कि कैंडिडेट चुनेंगे उन्हें, और उन्हें यहाँ पर अगर जो पहला कैंडिडेट है एज एन प्रेसिडेंट उसको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, किसी ने उसको दूसरी प्रेफरेंस दी है, किसी ने उसको तीसरी प्रेफरेंस दी है, तो उसके अनुसार वो है उस सीक्रेट बैलेट पर मेंशन कर देंगे और उसके बाद उसे बैलेट में डाल देंगे, और उसके बाद उन सभी के अलग अलग बॉक्स बना दिए जाएंगे जिसमें कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जो है विजेता होगा एज एन प्रेसिडेंट बनने के लिए।
अब यहाँ पर हम समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ये इलेक्शन किए जाते हैं इन्हें कितने समय में कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में नोटिफिकेशन निकालती है तो उस समय से 60 दिन के अंदर इनको ये इलेक्शन कंप्लीट करवाने होते हैं। काफ़ी फास्ट तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन किए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। अब ये रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है, कैसे नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी है और राज्यसभा के जो जनरल सेक्रेटरी है उनमें से नियुक्त किया जाता है और इनका रोटेशन भी होता है। यानी कि एक बार राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है, एक बार लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा। क्या प्रेसिडेंट को खुद को जाकर ऐसे नॉमिनेशन फाइल करने होंगे या जो उनके एमपी एमएलएज हैं जो उन्हें नियुक्त करते हैं क्या वो उनके बिहाफ पर जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं? तो दोनों यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर समय सीमा को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो है स्टूडेंट के मन में उठता है कि जो ये नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, ये नॉमिनेशन फाइल करने के हमारे पास कितने मौके होते हैं? तो 4 आपको नॉमिनेशन पेपर दिए जा सकते हैं। कोई भी गलती होती है तो आप केवल मैक्सिमम 4 ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे एज एन प्रेसिडेंट अपॉइंट होने के लिए, जिसमें से एक को ही जो है डिपॉजिट किया जाएगा उसके संबंध में। अब ये 4 क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये रिजेक्ट भी हो सकते हैं। रिजेक्ट होने का क्या कारण हो सकता है? जैसे एज एन प्रेसिडेंट क्या एलिजिबिलिटी होती है? 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 35 ईयर्स ऑफ एज यानी कि उसने अभी कंप्लीट नहीं की है और वो एज एन प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होने के लिए यहाँ पर इलेक्शन में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में भी उन्हें जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। और प्रोपोर्शनल और सेकेंडर यानी कि 50% से ज़्यादा वोट की ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। ऐसे में सिग्नेचर में कोई मिसमैच है तो ऐसे में भी। अब कुछ और इससे रिलेटेड हम सेक्शंस को और प्रेसिडेंट के संबंध में डिटेल को समझ लेते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिटेल में लिख सकें इस बारे में, अगर आपसे लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्वालिफिकेशन है? राइट साइड में आपको सेक्शन देखने को, वो आर्टिकल देखने को मिलेंगे कि किस आर्टिकल में यह बात कही गई है। तो आप आर्टिकल को भी मेंशन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट को चेक करते वक्त लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है। तो क्या है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो एक वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज को वो कंप्लीट कर लिया हो, किसी भी हाउस में एज ए मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल हो और उसने किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किया हो, यानी कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, किसी में भी किसी भी तरीके से ड्यूटी करके पैसा ना कमा रहा हो। अब बात करें टेन्योर की, कितने साल तक जो है प्रेसिडेंट को जो है एज एन प्रेसिडेंट वो रह सकते हैं? तो 5 साल तक आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओथ की बात करें तो सीजीआई के समक्ष दी जाती है। रेजिग्नेशन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं। अब बात करें री इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल है, री इलेक्शन किया जा सकता है। आर्टिकल 57 के अनुसार अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन के संबंध में तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष जाएगा आर्टिकल 71 के अनुसार। और उन्हें प्रेसिडेंट को इम्यूनिटीज़ भी मिली हुई है कि उसे किसी भी प्रकार से अरेस्ट ना किया जाए जब तक वो जो है उस ऑफिस पर होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी केवल उसी चीज़ पर
उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा उसके काम से रिलेटेड। अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें इम्पीच करके हटाया भी जा सकता है और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इम्पीचमेंट यानी कि हटा देना। अब कौन कौन सा ग्राउंड है जिस पर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का अगर वोलेशन करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले अगर आपको कोई पानी वानी पीना है तो आप पी लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और फिर देखिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसे समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आर्टिकल 246 क्या कहता है? बैफ्रिकेशन बताता है स्टेट और इंडिया के बीच में लॉ बनाने के संबंध में, यानी कि कौन लॉ बना सकता है, क्या स्टेट बना सकती है या सेंट्रल बना सकती है या दोनों बना सकते हैं। यही बात हमें शेड्यूल 7 में देखने को मिलेगी, जिसमें कि बाइफर्केशन की गई है लॉ बनाने के संबंध में, तरीका दिया हुआ है। जब आप 7 शेड्यूल को देखेंगे तो 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तीनों लिस्ट कौन कौन सी है? आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। बात करें सेंट्रल लिस्ट की तो सेंट्रल लिस्ट में कुछ विषय दिए हुए हैं जिस पर कि सेंट्रल ही लॉ बना सकती है। ऐसे में अगर कोई भी लॉ बनाया जाना है जो कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर विषय दिया गया है, वो केवल सेंट्रल के पास ही पावर है उस विषय पर लॉ बनाने की। सेम एज इट इज़ स्टेट लिस्ट में जितने विषय दिए गए हैं उस पर स्टेट ही लॉ बना सकती है। और हमारी तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों जो हैं क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। अब हम समझते हैं कि अगर इन दोनों में से, इन तीनों लिस्ट में से कोई भी ऐसा विषय जो कि डिफाइन नहीं किया गया है और वो विषय सामने आ जाता है, उस पर लॉ बनाने की बात होती है, तब वो लॉ किसके द्वारा बनाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस तरीके की लिस्ट को लाने का मकसद क्या था? इस तरीके की लिस्ट को लाने का मकसद यही था कि जो सेंट्रल है वो स्टेट के विषय पर लिस्ट ना बनाए और जो स्टेट है वो सेंट्रल के विषय पर लिस्ट ना बनाए, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्शन ना हो। इस कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए जो है इन लिस्ट को लाया गया और यही बाइफ्रिकेशन दी गई है, यही बाइफ्रिकेशन की पावर दी गई है हमारे आर्टिकल 246 के अंदर। अब हम इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है। जैसा कि आप ये क्यूट से बच्चे को यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा है, लेकिन ये क्यूट बच्चा शैतान बच्चा है। क्या एग्जाम्पल है इसको समझते हैं। यहाँ पर इसकी जो है मम्मी है, वो इससे ये कह रही है, इसके सामने यहाँ पर खाना रखा हुआ है, इसको बोला है कि तुमने खाना नहीं खाना है, खाने को हाथ तक नहीं लगाना है। अब ये बच्चा क्या करता है, इसकी मम्मी जो है मार्केट चली जाती है सामान लेने के लिए, लेकिन ये बच्चा क्या करता है, इसको भूख लगी है बहुत तेज। अब ये क्या करता है कि खाने को हाथ नहीं लगाता, लेकिन अपनी चम्मच से इस खाने को खा लेता है। तो यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया? अपना दिमाग यूज़ किया, चालाकी यूज़ की और इसने खाना खा लिया। और ये जैसे ही मम्मी आएगी उसको ये कह देगा कि मैंने तो हाथ लगाया नहीं, मैंने तो चम्मच से खाया है। इसी एग्जाम्पल से हमारा कनेक्ट है कलरेबल लेजिस्लेशन। क्या कहता है कलरेबल लेजिस्लेशन? ये एक डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, एक लैटिन मैक्सिम है, इस पर बेस्ड है। ये कहता है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली शुड आल्सो नॉट बी डन इनडायरेक्टली, यानी कि आपको कोई चीज़ कही गई है डायरेक्टली कि आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, तो आप उसे इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। यानी कि अगर
सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करके भी आपको घी नहीं निकालना है। अगर आपको मना किया जा रहा है किसी विषय पर, आपको जो है लो नहीं बना रहा है, लेकिन आप उसमें लूप होल निकाल कर उस विषय पर लो बना रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, लो के अगेंस्ट है और वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होगा। अगर ऐसे कन्फ्लिक्ट आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए प्रोविज़न का वोलेशन होता है, तो यहाँ पर कौन पिक्चर में आएगा? कोर्ट जो है वो पिक्चर में आएगी। और कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस विषय पर डिसीजन देगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वोलेट करते हैं तो क्या कर सकती है कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट जो है उसे इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन यह भी उठ जाता है कि यहाँ पर ये तो लेजिस्लेचर का काम है ऐसा करना, तो ऐसा करना लेजिस्लेचर का काम है, फिर भी अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का वोलेशन हो रहा है तो यहाँ पर कोर्ट एग्जिस्ट करेगी और कोर्ट जो है ऐसे में जस्टिस प्रोवाइड करेगी। मेन इस डॉक्ट्रिन का मतलब यही है कि आपको कोई भी चीज़ डायरेक्टली मना की गई है तो आप उसको इनडायरेक्टली करके ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को पता नहीं था, इसका आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं। यही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है। इसे आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर पॉइंट वाइज और इन जो डिटेल मैंने दी है इसको समझकर जो है आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि जो स्पीकर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अनुसार क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या पावर दी गई हैं, स्पीकर्स कौन हैं, स्पीकर्स हट जाते हैं तो स्पीकर नहीं है तो उसके बाद कौन एज एन स्पीकर बन के जो है कार्यरत रहेंगे, क्या पावर है, क्या फंक्शन है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें जो है एग्ज़ाम के अंदर लिखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्पीकर्स की, तो सबसे पहले स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स, यानी कि स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी होते हैं। और स्पीकर किन्हें हम कहेंगे? तो वो व्यक्ति जो कि प्रिसाइड करता है, प्रिसाइड यानी कि अध्यक्षता लेता है लोकसभा के अंदर। जब भी कोई सेशन चल रहा होता है, कोई मीटिंग चल रही होती है, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा की जाती है। और उनकी ड्यूटी होती है कि वो क्या मेंटेन करे, डेकोरम को बनाए रखे, यानी कि जो भी वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर चल रहा होता है उन सभी मेंबर्स की बातों को सुनना, उनको एक तरीके से मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, उन सभी को कंट्रोल करना, ये सारी ड्यूटी स्पीकर की होती है। अब बात करते हैं कि इनका इलेक्शन कहाँ से किया जाता है, तो लोकसभा के अंदर से ही मेंबर्स को चुना जाता है जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए जाते हैं एज एन एक्सपीरियंस। बात करें रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन जो है स्पीकर किसको दे सकते हैं? तो वो जो है डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं, जो कि बाद में जैसे ही स्पीकर का रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को दे दिया जाएगा, उसके बाद एज एन प्रमोशन वो जो डिप्टी स्पीकर है वही स्पीकर बन के जो है उस पार्लियामेंट की जो मीटिंग है, जो सेशन चल रहा है, उसको अच्छी तरीके से निभाएंगे, फॉलो करेंगे। बात करें whenever the Lok Sabha is dissolved, all the members have to vacate their office, but speaker does not vacate their office even after the dissolution of Lok Sabha। यानी कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद जितने भी लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हें अपने ऑफिस को छोड़ना होता है, लेकिन स्पीकर तब भी अपने ऑफिस को नहीं छोड़ते हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं। तो कब वो छोड़ते हैं ये भी प्रश्न आता है। वो तब छोड़ते हैं जब दोबारा से
नया इलेक्शन हेल्ड किया गया है लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद नए तरीके से। अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन यही है कि वो डेकोरम को मेंटेन करते हैं, पीस को मेंटेन करते हैं, ताकि पार्लियामेंट के अंदर हो रही मीटिंग में जितने भी मेंबर हैं उन सभी की बातों को सुना जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, पीस को मेंटेन किया जाए। यही कार्य जो है स्पीकर के होते हैं। पावर की बात करें तो पावर क्या होती है कि जो ही प्रिसाइड ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सपोज दैट डेडलॉक का समय है और कोई बिल पास किया जा रहा है वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष, तो ऐसी जो भी मीटिंग कंडक्ट की जाती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। और स्पीकर एब्सेंस है तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर जो है उनका कार्यभार संभालेंगे, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट है तो ऐसे में डिप्टी चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा इस तरीके के कार्यों के लिए। साथ ही जो स्पीकर होते हैं उनके पास यह पावर होती है कि वो मनी बिल को पास करते हैं, डिसाइड करते हैं। स्पीकर जो है वो उनके पास कास्ट वोटिंग का जो है राइट होता है। यानी कि सपोज दैट मेंबर इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं और दोनों जो मेंबर खड़े हुए हैं उन दोनों की वोटिंग 60-60 है, यानी कि यहाँ पर मैच टाई हो चुका है। तो ऐसे केस में स्पीकर वोट करेंगे कास्टिंग वोट को, यानी कि कास्टिंग वोट स्पीकर के द्वारा की जाएंगी। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी ऐसी कमेटी होती है जो कि गठित की जाती है, और ऐसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा। साथ ही एक टर्म और यूज़ की जाती है प्रॉम्प्ट स्पीकर या स्पीकर प्रॉम्प्टर। तो ये कौन होते हैं और क्या हम इन्हें कहते हैं, किस तरीके से इसे समझे। तो जब जो लोकसभा है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्रॉम्प्ट स्पीकर को, और वो क्या करते हैं, जो पहली मीटिंग होती है लोकसभा की उनको कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि पहली मीटिंग लोकसभा में जो कंडक्ट की जाती है वो प्रॉम्प्ट स्पीकर के द्वारा करवाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रॉम्प्ट स्पीकर क्या है तो ये आप लिख सकते हैं। साथ ही ये टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं, इनकी पोस्ट टेम्परेरी समय के लिए होती है। और ये जो है लोकसभा के मेंबर्स के लिए जब ओथ ली जाती है तो उसको भी ये कंडक्ट करवाते हैं। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन भी इनके द्वारा किए जाते हैं। और जब एज ए प्रॉम्प्ट स्पीकर जो खुद ही एज एन स्पीकर बन के इलेक्शन के लिए अपॉइंट होते हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट की यह ड्यूटी है, प्रेसिडेंट जो है एक और जो है प्रॉम्प्ट स्पीकर को अपॉइंट कर देंगे उसकी जगह पर। बात करें इससे रिलेटेड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से सेक्शन, आर्टिकल और प्रोविज़न दिए गए हैं, तो ये सभी आर्टिकल है, इस पर भी आप सभी एक तरीके से नज़र डाल दीजिए। अगर कोई भी आर्टिकल इसमें से आपको हेडिंग के रूप में याद होता है तो आप इसको भी एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।